नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज हम बात करने जा रहे हैं एड्स पे कमीशन को लेकर। दरअसल ये मुद्दा काफ़ी दिनों से चर्चा में बना हुआ है। हालांकि इसकी घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन इसके गठन की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन कई सारे लोगों के मन में है कि इसका सैलरी कितना बढ़ेगा, कितना पेंशन वालों को मिलेगा, किसको क्या फ़ायदा मिलेगा, इसका मकसद क्या है। तो हमने सोचा कि ऐसा शो लेकर आते हैं जिसमें आपको हर सवाल का जवाब एक्सपर्ट के जरिए दिया जाए। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, जो कि हैं अश्विनी राणा जी, जो कि फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंकिंग की। सर, आपका TV9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम तो एड्स पे कमीशन को लेकर कई सारी चर्चाएं चल रही है, तो सर जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो मीडिया में कई तरह की अफवाहें चल रही हैं कि ये लागू नहीं होगा, 5 साल बाद लागू हो जाएगा, इसमें घाटा होगा, फ़ायदा होगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक्सपर्ट के जरिए जानने की सच्चाई है क्या। जी सर। क्या है कि एक जो इम्प्लाइज हैं, कर्मचारी हैं, पर्टिकुलर गवर्नमेंट इम्प्लाइज हो या कोई भी हो, हर जी आदमी चाहता है कि मेरा सैलरी जो है वो बढ़े। और जी वो उसके ऊपर कैलकुलेशन करना शुरू करता है, उसी के आधार पर अपनी वो आगे की प्लानिंग करता है, खर्चों की प्लानिंग करता है कि मेरे इतने पैसे बढ़ जाएंगे, इतनी सैलरी बढ़ जाएगी तो मैं ये करूंगा ये करूंगा। जी निश्चित रूप से हर कर्मचारी की इच्छा रहती है। जी 10 साल बाद ये सरकारी कर्मचारियों का पे कमीशन जो है वो जी लागू होता है। तो अभी 1 जनवरी 2026 को ये ड्यू है, एक जी उससे ये शुरू होगा, लागू होगा। जी तो सरकार ने इसके ऊपर गठन नहीं किया है, जी घोषणा नहीं की है, जी लेकिन उसकी तैयारी शुरू कर दी है कि जो कितने लोगों को उसके अंदर कमेटी में रखना है, पे कमीशन में जी कौन लोग होंगे, उसके लिए उन्होंने पूरी जो है अपनी जो योजना है वो जी बनानी शुरू कर दी है। उसी के साथ साथ जो बाजार भी गर्म हो जाता है कि कितने पैसे मिलेंगे, कैसे जी मिलेंगे, कितना होगा। तो जी वो जब तक ये गठन नहीं होगा और उसके बाद जो लोगों के अलग अलग ट्रेड यूनियन के साथ पे कमीशन बात करेगा, जी सुझाव लेगा, उसके बाद वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देना चाहती है कर्मचारियों को, उस सारे के आधार पर अल्टीमेटली फाइनल वो जो फैक्टर बनता है जी कैलकुलेशन का वो बनेगा। लेकिन जी लोगों की एक जिज्ञासा रहती है, उसके ऊपर लोग जी काम करना शुरू कर सकते हैं। जी तो वही अभी मार्केट में चल रहा है। अभी कोई भी ना तो फैक्टर डिसाइड हुआ है, जी ना किसको नहीं मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं जी पेंशन वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो अभी तक कुछ भी नहीं है। जी सरकार जिनको जो मिल रहा है उनसे छीनने वाली नहीं है, बल्कि जी और कुछ देने ही वाली है, जी और निश्चित रूप से वो देगी। जी तो इसलिए इसलिए वो बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, जी बहुत जल्दी आ जाएगा। और मुझे लगता है कि इस बार सरकार थोड़ा जल्दी में रहेगी, जी क्योंकि वो चाहती है कि भाई जल्दी से जल्दी जो है उसकी जो पे कमीशन की जो कार्यवाही हो जाए और जी कर्मचारियों को उसका लाभ जल्दी। जी हालांकि चाहे वो 1 साल के बाद मिले, 2 साल के बाद मिले, वो रेट्रो इफेक्ट के साथ मिलता है, यानी उसका एरियर मिलता है, 1/1/26 से ही मिलता है। लेकिन फिर भी एक जो सरकार की मंशा है कि उसको तय समय में और जल्दी से उसको पूरा जी किया जाए और उसको लागू किया जाए। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। सर, एक जो इसमें लेवल फिक्स किया हुआ है, जैसा कि आपने ग्राफिक्स में भी देखा होगा चलता हुआ, तो इसमें लेवल है, लेवल 1 2 3 4 से लेके पूरे 18 लेवल है, जिसमें पहली जो बेसिक सैलरी 7th पे कमीशन की होती है वो 18,000 है। तो माना जा रहा है 18,000 से बढ़ के 21,600 समथिंग कुछ फिगर हो जाएगा। मतलब 18,000 जिसकी बेसिक सैलरी है उसकी बेसिक बढ़ के 21,600 हो जाएगी। ठीक इसी तरह 2 लाख 2.5 लाख वाली जो सैलरी है। जी सर, इस पर थोड़ा सा आप बताइए। नहीं नहीं, 18 की 21,000 जो है वो कैसे होगी? जी आप उसको बढ़ने ही वाली है भाई। जी अगर आप बेसिक बढ़ाएंगे, जी अभी 18,000 है, जी और आप उसके अंदर डीए समाप्त करेंगे, डीए जी तो जीरो हो जाएगा और जी नया डीए फिर से शुरू होगा। तो जी इसलिए उसकी 18,000 के बाद जो है हम्म उसका डीए आज उसको मिल रहा है जी 55% के हिसाब से जी लगभग 9,900। जी तो 27,900 तो उसको आज बेसिक और डीए मिलता है। जी तो उससे ऊपर ही उसकी बेसिक फिक्स होगी। तो जी अगर वो फैक्टर, मैं कहता हूं कि 18,000 के लिए दो जी दो सीधा सीधा भी अगर फैक्टर डिसाइड होता है, जी तो 18 दूनी 36,000 रुपये उसकी जो है सैलरी उसकी फिक्स होगी, जी मिनिमम बेसिक पे जी जो है।
अब वो कितना होता है, क्योंकि पिछले बार वो फैक्टर 2.57 था, जी यानी 7,000 उसका बेसिक था, तो 7 का 2.57 जो है जी वो 18,000 हो गया था, और ओके डीए जो समाप्त हो गया, तो नया डीए जी शुरू हो गया था। तो वैसे ही अभी होगा, जी जितना भी फैक्टर डिसाइड होगा वो 2 होगा, 2.1 होगा, जी 2.16 होगा, तो जी जो आपकी बेसिक है इनटू वो फैक्टर, वो आपकी नई सैलरी हो बेसिक हो जाएगी जाएगी। जी बेसिक सैलरी बेसिक नहीं, जी बेसिक। जी उसके बाद जो डीए बढ़ना शुरू होगा 6 महीने के बाद, वो जी उसमें ऐड होगा। फिर आपका जो ट्रांसपोर्ट नहीं अलाउंस चलने दीजिए मिलता कोई है, दिक्कत नहीं वो आपको दूसरा समझा रहे एचआरए मिलता है, वो सब उसके अंदर इंक्लूड होकर वो जाएगा। तो वो एक अच्छी सैलरी, ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि 2%, दो अगर फैक्टर भी किया जाता है तो 18 की जगह सीधा सीधा 36,000 की उसकी बेसिक पे डिसाइड होती है। बताया लेकिन तो हालांकि 2% से ज्यादा है, 2 से ज्यादा ही होगा। जी अगर 2.28 होता है या 2.286 होता है, 2.286 उम्मीद कम है कि इतना ज्यादा जी फैक्टर होगा। जी फैक्टर जो है पिछली बार जितना या उससे कम ही होगा, तो फिर भी एक अच्छा जो फायदा मिलेगा बदलाव है जी उसके अंदर उनको मिलेगा, सिर्फ जी बेसिक बेसिक के अंदर ही, जी क्योंकि डीए समाप्त हो जाएगा और जी नया बेसिक जो है वो बेसिक और डीए से ज्यादा ही होगा। तो सर जैसा कि आपने बताया फिटमेंट फैक्टर के बारे में जो कि इस बार 2.6% है सेवन पे कमीशन में, जो माना जा रहा है कि इस बार 2.17। 2.17 जो कि माना जा रहा है कि 2.8 हो जाएगा, तो इसमें कितना फ़ायदा मिलता है फिटमेंट फैक्टर से? भाई देखिए, 2.86 अगर होता है तो जी वो हायर साइड पे हम सोच रहे हैं, जी हायर तो साइड ही बता रहा हूँ। आपकी जो है, हाँ, 18,000 की जो है जी आपकी जाकर वो 51,480 ये जी आपकी बेसिक हो जाती है। ओके, अगर 2.86 आप होता है अभी तो, अभी अब, हाँ जी, अगर हाँ, 2.86 होता है तो 2.86, हाँ, 2.86 अगर फैक्टर होता है तो जी आपकी बेसिक 51,500 या 480, या वो जी राउंड में वो मतलब उसको कर 51,000 देंगे, की लमसम हो जाएगी। लगभग 51,000 हो जाती है। जी अभी आप बेसिक और डीए जो है वो जी 27,900 रुपये ले रहे हैं। जी आपका बेसिक 18,000 मिनिमम वालों को बता रहा हूँ, जी जी वैसे ही वो कर सकते हैं। उसके ऊपर 9,900 जो है डीए है, जी 27,900 आप वो ले रहे हैं, तो आपको लगभग 23,000 का सीधा सीधा फायदा सिर्फ बेसिक और डीए में होता हुआ दिखाई जी देता है। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी कैलकुलेशन समझा दी। सर इस पे जो होता है मतलब फ़ायदा, एक तो माना जा रहा है कि इसमें 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा होगा, मतलब करोड़ों लोगों का फ़ायदा होगा। दूसरा सर इसमें जो बात आती है, इसकी घोषणा भी अभी तो नहीं की गई है ना, गठन केवल गठन की मंजूरी हुई है, तो ये 1 जनवरी 2026 से माना जा रहा है कि लागू होता है। लेकिन जैसा कि आपने एक शो में भी बताया था कि इसको लागू होने में हो सकता है 2 साल भी लग जाए, 1 साल भी लग जाए, तो क्या ये 2 साल का एरियर के समेत लागू होता है, जैसे मतलब महंगाई भत्ते में होता है? बिल्कुल बिल्कुल, जी आपको उस ड्यू डेट से जो है वो जी रिवाइज सैलरी मिलेगी, जी और उसका एरियर भी मिलेगा जितने ज्यादा दिनों के बाद वो जी लागू होगा। जी यानी लागू तो 1/1/2026 से ही होगा। मान हम्म लो 1 साल के बाद वो उसकी घोषणा होती है, जी पे कमीशन की फाइनल जो फैक्टर और जी सारी कैलकुलेशन, तो जी 1 साल का पूरा एरियर आपको जो है वो मिलेगा। जी सर, ये जो सरकार जो तय करती है मतलब जो कमीशन, इसमें कोई बैठक होती है, मतलब क्या कुछ कमेटी गठित होती है या कैसे तय होता है, कुछ फार्मूला होता है तय करने का? कमेटी ही गठन होगी। अभी जैसे कि नोटिफिकेशन आया है उसमें लगभग फाइनेंस मिनिस्टर ने 35 ऑफिसर्स की डिमांड की है कि जी इतनी बड़ी टीम चाहिए हमें उसके लिए। जी और वो जो है अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग ट्रेड यूनियन से बात करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं, और उसके आधार पर वो समझते हैं कि भाई किस किस क्षेत्र में कितना कितना जो है रिवीजन होना चाहिए, क्या क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन है और क्या जी क्या मिलना चाहिए। तो वो सारा कैलकुलेशन, सब लोगों का जो डिमांड्स आती हैं जी उनको कंपाइल करने के बाद वो लोग फाइनली सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं, और जी सरकार फाइनली उस रिपोर्ट के आधार पर जो वो देना चाहती है उसके ऊपर अपनी मोहर लगाती है, यानी वो उसकी घोषणा जी करती है।
सर इसमें जो लेवल जो हमने ग्राफिक्स में दिखाए थे, लेवल 1 से 18 तक का लेवल होता है, तो वो लेवल कैसे डिसाइड होता है? मतलब मिनिमम सैलरी जैसे 18,000 बेसिक है, तो ये कैसे डिसाइड होता है? इसका मतलब मकसद कुछ होता है कैसे? नहीं, वो पुराना जो पैटर्न चल रहा है उसी के आधार पर अच्छा। पहले इसमें अलग अलग पे कमीशन में अलग अलग कई बार कुछ ना कुछ बदलाव किए जाते हैं। जी अभी इसके अंदर कुछ सेवन्थ पे कमीशन में कुछ था, सिक्स जी में कुछ था, अब जी एट्थ में वो क्या रखते हैं, यही जी बैंड रखते हैं जो जी पांच आप बता रहे हैं, जी या उसको और बढ़ाते हैं। अभी जी एक ग्रेड पे ही अगर एक जी ग्रेड पे के अंदर अलग अलग तरह के सैलरी के लेवल होते हैं। जी यानी एक ग्रेड पे है लेकिन उसके अंदर दो तरह। कारण क्या है कि ये शुरू से ही बहुत सारी एनोमलीज भी चलती हैं, हर सेटलमेंट में कुछ पे कमीशन में कुछ ना कुछ आ ही जाता है जी कि किसी वर्ग के लोगों को कुछ फायदा हो जाता है, कभी टीचर्स को कुछ नुकसान हो जाता है, कभी जो ऑफिस में काम करने वाले एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, सेक्शन ऑफिसर हैं या ऑडिटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो फिटमेंट करते हुए या उसको उस लेवल में रखते हुए कई बार कमी रह जाती है, लेकिन वो बाद में अगर वो रिप्रेजेंटेशन होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई एक जो सेट ऑफ फार्मूला चल रहा है जी वो बदला भी जा सकता है कि भाई इस बार पे कमीशन में पे कमीशन क्या रिकमेंड करता है कि सेम लेवल कंटिन्यू करने हैं या उसका कुछ नया जो है स्वरूप जो है सामने रखना जी है। जी सर, इसमें एक और सवाल सर जो मन में उठती है लोगों के, कि इसको डिसाइड कैसे होता है? मतलब जो सरकार, जैसा कि आपने डीए के बारे में बताया था कि महंगाई के अनुरूप इसको डिसाइड किया जाता है, तो इसमें भी तो वही होता होगा, पे कमीशन का जो गठन होता है या किसी की सरकारी कर्मचारियों की पे कमीशन बनाई जाती है, तो महंगाई मुझे लगता है पहली प्राथमिकता होती होगी, महंगाई के कारण ही गठन कमीशन बनाया जाता होगा। महंगाई भी होती है और जी कर्मचारियों को समय समय पर जो क्या जरूरतें हैं, उनकी क्या जी एक्सपेक्टेशन है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जी उसके आधार पर एक परिवार को कितने जो है वो उसका जो है उसको सैलरी मिलनी चाहिए। जी यानी जो एक एवरेज परिवार माना जाता है कि इतने चार लोगों का परिवार है तो चार लोगों के परिवार के लिए इतना खर्चा जो है मिनिमम होता है। तो जी इस प्रकार के आधार के ऊपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आधार पर आज के आधार पर कि मार्केट में क्या है, ये सारी चीजों को जो है वो पे कमीशन जो है वो देखता है। जी डिमांड करते हुए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग अलग चीजों की डिमांड कर सकते हैं कि जी मान लो रेलवे है, उन्होंने अपना एक कहा कि हमारे ये जो ग्रेड्स है, ये लोग हैं, ये कैटेगरी के काम करने वाले हैं, इनका ये अलाउंस होना चाहिए, इनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए। तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो अपने डिमांड जो है वो जी पे कमीशन के सामने प्रेजेंट करते हैं कि जी हमारी ये डिमांड है, हमारी ये रिक्वायरमेंट है। उसके आधार पर एनालिसिस करते हुए पे कमीशन सारा कुछ जो है अपनी जो रिकमेंडेशन है वो सरकार को देता है। जी सर, इसमें जो सरकारी खजाने पे भी तो बहुत भार पड़ता होगा। मान लीजिए पे कमीशन का गठन किया, उसकी मंजूरी दी, जैसा कि आप बता रहे हैं 35 लोगों की टीम बनाई जाएगी, उनको उनकी सारी चीज़ प्रक्रिया पूरी करने में समय लगेगा, तो और मान लीजिए अगर 18,000 से जैसा आप बता रहे हैं 52,000 हो जाएगा, तो इन सब में सरकारी खजाने पे भी बहुत सारा भार पड़ता होगा। इसके लिए सरकार की कोई अलग तैयारी होती है या फिर सरकारी खजाने की देखी जाती है, कैसे होता है ये? नहीं नहीं, सरकार के ऊपर नेचुरली वो जो जी उसका सैलरी का जो बिल है जी उसका बोझ होता है। जी और अगले मुझे लगता है कि भाई जो बजट आएगा उसमें जी प्रोविजन सरकार जो है गवर्नमेंट उसकी करेगी। जी लेकिन जहां एक और जो खर्चा सरकार करती है, जी वहीं आप ये देखिए कि जितनी सैलरी बढ़ती है जी उतना ही पैसा मार्केट में जी सर्कुलेशन के लिए अवेलेबल होता जी है। यानी मान लो मेरी 18 से जो है 46-41 हजार हो गई, जी तो जो भी पैसा मेरा बढ़ेगा वो जी मैं कुछ जमा करूंगा, कुछ खर्चा करूंगा। तो जो जी खर्चा करूंगा वो कैश फ्लो जो है मार्केट में आएगा, तो जी उसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है इकोनॉमी को भी होता है। सिर्फ जी ये नहीं है कि वो सरकार के एक तरफ खर्चा हो रहा है,
यानी एक तरफ पैसा सरकार के पॉकेट से निकल रहा है तो घूम के सरकार के पास टैक्स के रूप में और जीएसटी के रूप में, जी क्योंकि जब कोई चीजें खरीदेंगे तो उसके ऊपर टैक्स भी पे होगा, जी जीएसटी पे होगा, तो वो सारा पैसा जो है इकोनॉमी के अंदर जो है सर्कुलेट होता है जी और सरकार के पास भी रिटर्न के रूप में, जीएसटी के रूप में, टैक्स के रूप में, अब सैलरी बढ़ेगी तो इनकम जी टैक्स भी बढ़ेगा कर्मचारियों का, तो वो जी इनकम टैक्स भी सरकार को रिटर्न आएगा। जी तो वो पैसा जो है इधर से निकलकर अलग अलग मदों में जाएगा और जी फिर उसका अल्टीमेटली जो सर्कुलेशन होकर सरकार के पास भी जी टैक्स के रूप में वो पैसा आएगा। तो सरकार, ये नहीं है कि सिर्फ सरकार अपना पैसा खर्च कर देगी और जी उसको नुकसान होगा। जी सर, आपने ये बिल्कुल सही बात कही और शायद इसीलिए आपने देखा होगा बजट में जब भी कोई प्रोविज़न किया जाता है तो कोशिश ये रहती है सरकार की कि लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़े, क्योंकि स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तभी तो परचेज करेंगे कुछ, और परचेज करेंगे तो जैसा आपने बताया टैक्स के रूप में पैसा आएगा। तो इसलिए बजट में कई सारे प्रावधान भी किए जाते हैं और सरकार से लेकर आरबीआई तक की, अब जैसे लोन की बात करें तो आरबीआई लगातार लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ा रहा है, मतलब लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज आए। तो ये सब तो बिल्कुल सही है सर, लेकिन जब यहाँ बात आती है कर्मचारियों की, तो आपने एक बार बताया भी था मुझे शायद कि कर्मचारियों में ऐसा, बैंकिंग कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा कुछ अलग होता है, उनके लिए कुछ अलग सिस्टम होता है क्या, या वो भी केंद्रीय कर्मचारियों में शामिल होते हैं? नहीं, वो केंद्रीय कर्मचारी नहीं है, वो जी पब्लिक सेक्टर के अंदर भी नहीं है, जी वो एक अलग जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जी और एलआईसी है, ये जी बैंक एम्प्लॉइज हैं, जी आरबीआई, इनके पे जो जो रिवीजन का सिस्टम 5 साल का होता है और जी 5 साल के बाद उनकी बाई पार्टाइट, मतलब बाइलेटरल मीटिंग होने के बाद वो जी सारे मुद्दे और वो चीजें तय होती हैं। जी जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियंस और ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करती हैं, जी लेकिन उसके ऊपर उनके साथ कोई नेगोशिएट नहीं होता। जी यानी वो रिप्रेजेंट करती हैं, अपना प्रेजेंटेशन देती हैं, लेकिन नेगोशिएट नहीं होता। वहां पर जो सिस्टम है वो बाइलैटरल सिस्टम है, नेगोशिएशन का सिस्टम है, कि जी नेगोशिएटेड सेटलमेंट होता है उनका, जी कि भाई हमें इतना पैसा सरकार दे रही है बैंक एम्प्लॉइज के लिए। मान लो 1 लाख रुपया दिया गया, तो 1 लाख रुपए के अंदर सैलरी में कितना बढ़ेगा, डीए में, अलाउंसेस में, पेंशन में कितना जाएगा, तो वो नेगोशिएट होता है। यूनियन जी और आईबीए या जो सरकारी संस्था है जी वो नेगोशिएट करते हैं। जी यहाँ नेगोशिएटेड नहीं है, यहाँ पर डिक्लेयर्ड होता है, मतलब जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर सरकार जो है वो रिकमेंड करती है। जी, मतलब इसमें बैंक, जैसा आपने बताया, बैंक, एलआईसी, इन सब कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाता है। सर, रेलवे देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है, रेलवे कर्मचारी होते हैं इसमें? हाँ, रेलवे के जी कर्मचारी भी है इसमें। क्यों? इसका बेनिफिट जो है वो सेना के लोगों को भी मिलेगा, इनको भी जी मिलेगा, स्टेट को भी मिलेगा, स्टेट के जो एम्प्लॉइज हैं। जी लेकिन हो सकता है कि स्टेट जो है वो उसको थोड़ा लेट उसको जो है जी लागू करे, लेकिन जी स्टेट एम्प्लॉइज के ऊपर भी उसका, उनको भी उसका पे कमीशन का लाभ मिलता है। जी, मतलब पहले जब भी ये गठन होता है तो पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घोषणा की जाती है, जैसे कि डीए में होता है महंगाई भत्ते में, और उसके बाद उसको स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं, यही कहना चाहते हैं सर आप? जी जी जी। जी, तो सर देर सवेर इसका फ़ायदा तो मिलता ही है, लेकिन हमारे शो करने का मकसद ही यही था कि बहुत सारी चीज़ें पैनिक चल रही हैं कि लागू नहीं होगा, 5 साल लग जाएंगे लागू होने में, इतना टाइम लगेगा, सरकार इस बार पैसा नहीं बढ़ाएगी। तो हमने सोचा क्यों ना एक्सपर्ट के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाए लोगों को, इसलिए ग्राफिक्स में समझाया भी गया ताकि लोगों को कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो सर इसमें एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना अहम होता है, वो कैसे डिसाइड करता है? क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड थोड़ा सा है, इसलिए मैं आपको आम भाषा में समझना चाहता हूँ सर। भाई अभी क्या है कि भाई आपकी, मैंने जैसे पहले बताया कि 18,000 की बेसिक है, जी 9,000, 7,000, 9,900 उसमें डीए है, तो जी 27,900 के करीब हो गया। जी अब कितना बढ़ाना है, तो जी वो जो सारी चीजें हैं, कैलकुलेशन जो हैं, वो जितना परसेंट वो उसके ऊपर बढ़ाकर दिया जाएगा, यानी जी सैलरी कितने टाइम्स की जाएगी, उसको फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। वो फिटमेंट फैक्टर जो है पेंशनर के लिए भी लागू होता है, वही फिटमेंट फैक्टर जो है वर्किंग
के लिए भी लागू होता है। मतलब ये तो एक तरह का एक बात, पैमाना है इसको फिट करने का, जांचने का, मतलब आधार तो समझिए भाई आप। आपकी बेसिक क्या होगी, जी कितने टाइम आपकी बढ़ेगी, जी वो एक फार्मूला है। जी और मैं ये कहता हूँ कि भाई एम्प्लॉइज को निश्चिंत रहें कि सरकार किसी भी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं करने वाली, जी ना पेंशनर से करने वाली है। सिर्फ अफवाहों पर, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ आता है, जी लोग पैनिक क्रिएट कर देते हैं कि जी इस बार पेंशन वालों को नुकसान होगा, इस बार जो है ज्यादा टाइम लगेगा। जी तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। बैंक वालों का भी इस बार जो सेटलमेंट हुआ, जी मतलब बिना हड़ताल के बैंक कर्मचारियों का इस बार जो सेटलमेंट है वो हुआ था। नहीं तो जी पहले क्या होता, 2-3 बार हड़ताल होती जी थी। तो सरकार ने कहा कि हम इतना देने वाले हैं, और जो आपकी मांग के हिसाब से है जी उसके ऊपर जो है जल्दी से जल्दी फैसला जो है यूनियन और आईबीए करे। तो जी सरकार की कोशिश है, सरकार ये चाहती है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार जो चल रही है वो कर्मचारियों का उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान जी है। और मैंने पहले भी कहा कि जितना भी पैसा बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, वो इनफ्लो होगा, मार्केट के अंदर कैश आएगा, पैसा आएगा, तो इकोनॉमी के अंदर इसका बेनिफिट होगा। जी जी सर, ये तो वही बात हुई कि मतलब आम के आम गुठलियों के दाम, सरकारी के कर्मचारियों के पैसे ही बढ़ेंगे, सबको फ़ायदा होगा, इकॉनमी में भी बूस्टअप आएगा। हालांकि अब इसको मेरे हिसाब से सरकार को थोड़ा इस पर क्लियरिटी खुद दे देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि मार्केट में जब अफवाह उड़ने लगती है, या तो अगर पैसे की अफवाह हो तो आरबीआई गाइडलाइन जारी कर देता है, या फिर अपने ट्वीट के जरिए बता देता है, या फिर सरकारी कोई चीज़ों में आजकल चूँकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारी उलट पटांग चीज़ें चलती हैं, तो मेरे हिसाब से इस पर थोड़ा सा क्लियरिटी सरकार की तरफ से भी आ जानी चाहिए, ताकि किसी में कोई पैनिक ना हो। बाकी सर आपने इतना अच्छा समझाया तो मुझे लगता है लोगों को बहुत सारी कुछ कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। तो सर इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी सर, धन्यवाद। तो ये थे एक्सपर्ट जो कि बता रहे थे पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार सबका ध्यान रखेगी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, पेंशनर हो, सरकार सबको फ़ायदा देगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर इसमें इतना पैनिक मच रहा है तो सरकार को एक गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए, और या फिर नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए कि हम अब लागू करेंगे, नहीं लागू करेंगे। तो 8th पे कमीशन से जुड़े कोई भी सवाल आपसे आपके हों तो आप TV9 से जुड़े रहिए और देखते रहिए TV9। धन्यवाद।